उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। ये कहानी शुरू हुई थी सरहद पार के एक छोटे से गांव से। एक प्यारा सा गांव जिसमें पीपल की छांव। अपनी जड़ों से अलग होने, अपनी मां को खो देने, देश के बंटवारे और उथल पुथल भरे हालात ने एक शख्सियत को बनाया। उस शख्सियत का नाम है सागर सरहदी। यूं ही साथ साथ चलते। जो कलम थिएटर के लिए लिखती थी, जिंदगी ने उससे फिल्में भी लिखवाई। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और आगे चलकर सागर सरहदी ने फिल्में बनाई भी। हमको और चूड़ियां दिखाओ ना, हमको धानी चूड़ियां चाहिए। धानी चूड़ियां चाहिए? अब धानी चूड़ियां कहाँ से लाऊं मैं? यही चिट्ठी मुश्किल से मिली, हफ्ते भर की कमाई गई ना इसमें। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे जाने माने लेखक और निर्देशक सागर सरहदी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। दोस्तों नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने लेखक और निर्देशक सागर सरहदी। बहुत बहुत स्वागत है सागर साहब आपका। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, मुझे बुलाने का भी और आपके साथ बातचीत करने का भी। सागर साहब, चूंकि ये उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम है, यानी कि हम आपकी यादों के कारवां से होकर गुजरेंगे, तो मुझे लगता है कि कहानी एकदम शुरू से शुरू की जाए। कहाँ आप पैदा हुए थे और बचपन कहाँ बीता था, बताइए। मेरी पैदाइश पाकिस्तान में, अब जिसे पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ हुई थी। एक छोटा सा गांव था बफा के नाम से, और बहुत ही खूबसूरत जगह, शानदार सी जगह वो थी, और इंटीरियर में थी, यानी बस तक वहाँ नहीं आती थी। वहाँ पैदाइश हुई, तो मेरे अंदर जो नेचर के जो खूबसूरती है, या वो मुझे लगता है कि मेरे गांव की दी हुई है। कि वहाँ पहाड़ थे, आसपास ग्रीनरी थी, दरिया हमारे गांव के बीच में से होके बहता था। हम लोग सबको वहाँ बाथरूम वगैरह किस्म की कोई चीज़ नहीं है, सबको दरिया में ही नहाना पड़ता था। क्या बात। तो वो सारी चीज़ें जो मेरे अंदर, बाद में मैं राइटर बनूंगा इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, या आगे क्या करूंगा उसका भी पता नहीं। बहुत छोटा था मैं, तो 8वीं जमात में पढ़ता था। उसके बाद ये पार्टीशन हुआ, तो मेरा नाम दरअसल गंगा सागर तलवार। तो सागर सरहदी बहुत बाद में, जब मैं राइटर बना, तो तब मैंने वो जो नाम सब जो जैसे जिया सरहदी या इस तरह के लोग करते हैं, मुझे भी पता नहीं, बच्चा ही था मैं। तो ये नाम मैंने सागर सरहदी बाद में रखा, लेखक होने के बाद। क्या बात है। लेकिन उस वक्त जो बात मुझे अपने गांव की याद आती है, एक तो ये बेहद मुझे बहुत अखरता है कि आप किसी गांव में पैदा होते हैं और आपका शख्सी नाम है, मेरा नाम है गंगा सागर तलवार जी, और कहीं कोई ताकत कोई डिसाइड करती है कि आप वहाँ से उजाड़ दिए जाएंगे और कहीं फेंक दिए जाएंगे और रिफ्यूजी हो जाएंगे आप। बाद में नाम सागर सरहदी रख लीजिए या कुछ और रख लीजिए। तो मैं इस बात को भूला नहीं हूँ। वो दर्द जो है वो अभी तक दिल में दर्द है। भी नहीं, गुस्सा भी है।
जी जी। क्रोध है मेरे अंदर, बहुत क्रोध है, और क्रोध को मैं बहुत पूंजी समझता हूँ, मैं समझता हूँ ये बहुत काम की चीज़ है। बिल्कुल, अगर उसका सही इस्तेमाल उसका किया सही इस्तेमाल, राइटर सही इस्तेमाल करता है वो। जी। ये जो नाइंसाफ़ी है कि मैं एक अच्छी खूबसूरत जगह में पैदा हुआ हूँ, हमारे यहाँ 2-3 मकान थे, मेरे वालिद जो थे वो ठेकेदार थे, और वहाँ से हमें उजाड़ के कहीं आपने दिल्ली श्रीनगर, दिल्ली से बॉम्बे, और मेरे नाम, मेरी शख्सियत, कामकाज, सब कुछ चीज़ें, हर चीज़ जो है मुझे नई तलाश करनी पड़ी, और ये समझना पड़ा और सरवाइव करना पड़ा अपने आप को। आप अपने गांव के बारे में बता रहे थे कि ये एक बहुत ही अंदरूनी दूर दराज का गांव था, जहां एक दरिया बहता था और बहुत खूबसूरत जगह थी। बाहर की खबरें और देश और दुनिया में क्या हो रहा है, वो सब वहां किस तरह से हासिल होता था? क्या रेडियो जैसी किसी चीज की कोई जगह थी? एक तो मेरी उम्र बहुत कम थी, और दूसरा ये था कि हमारे यहाँ उस जमाने में ये जो रेडियो होता था, वो बड़ा सा वॉल वाला बड़ा हाँ, रेडियो। बहुत बड़ा रेडियो वो रेडियो, और कोई नहीं था, अखबार वगैरह नहीं आते थे वहाँ, तो उसके थ्रू या लोग आने जाने से, कुछ दूसरे शहरों से आते थे तो 4 बातें करते थे। दूसरी बात जो मैं मतलब एक अजीब सी चीज़ जो मेरे अंदर शामिल है, वो ये है कि कुछ नेचर सा कुछ ताल्लुक है, जिसका मुझे कुछ चीज़ बाद में, मैंने साइकोलॉजी बहुत बाद में पढ़ी है, लेकिन उस वक्त मुझे वाकया याद आता है कि मैं एक छत पे खड़ा था अपने, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, तो वहाँ कोठे होते थे। बिल्कुल। कोई ये जो यहाँ माले वाले यहाँ जो हैं वहाँ नहीं होते थे, घर नीचे घर होता, ऊपर छत होती थी, तो सर्दियों में हम लोग नीचे सोते थे, गर्मियों में हम लोग ऊपर सोते थे। तो वहीं भाग दौड़ एक छत से दूसरी कूद कर जाना सारे गांव में, यह अजीब मंजर होता था कि आप एक सिरे पे हैं, दूसरे सिरे पे छतों पे छलांगे लगा के आप किसी दूसरे सिरे पे जा सकते हैं, और छोटी छोटी गलियां। जब ये 8वीं जमात में पढ़ रहा था तो मैं, एक वाकया हुआ कि मैं अकेला था, तो वहाँ मुझे लगा कि एक प्लेन जा रहा है, छोटा सा प्लेन जा रहा है, और मैं नीचे खड़ा हूँ, और साथ में मैं देख रहा हूँ कि उस प्लेन में मैं भी बैठा हुआ हूँ। क्या बात है! ये बात मैं आज भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है कि एक आदमी छत पे खड़ा हो और साथ में ये भी देख रहा है कि वो प्लेन में बैठा हुआ है। वाह वाह! और उसके बाद वाकया ये हुआ कि पार्टीशन हुआ, और हम लोग श्रीनगर आए और प्लेन में बैठकर दिल्ली में आए फौरन बाद। ये एहसास जो है, ये एहसास है, ये समझ में नहीं, मैं आज तक एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये जो ताल्लुक है, संबंध है, या सोच है, या समझ है, जो साइकी है, मुझे लगता है वो ये नेचर के साथ बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। हाँ, उसकी इंट्यूशन मुझे कुछ चीज़ों की पहले पता चल जाती है, तो उससे मैं, और मेरी अंदर जितनी बातें भी हैं शामिल हैं मेरे नीचे, कि मैं पोइटिक लिखता हूँ, रोमांटिसिज्म है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा है, बल्कि वही सब्जेक्ट इस पूरे मुल्क में मेरे जैसे रोमांटिक कहानी कोई नहीं लिख सकता। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि मेरा गांव बहुत खूबसूरत था, मेरा ताल्लुक, बारिश, धूप, हर चीज जो थी मजे की वहाँ थी, आप महसूस करते थे। सर्दियां हैं तो बेहद सर्दी है, और गर्मी है तो लू चलती है, तो ये दोनों मौसम भी वही हैं। बाहर है तो आपको शानदार सा मौसम है, और साथ में जो रोमांटिक लिखने का दूसरा कारण जो मुझे बाद में ये हुआ कि मैंने अभी तक शादी नहीं की, तो जिंदगी में जो एटीट्यूड था, मैंने रोमांस जो भी 2, 4, 5, 10 जो भी किए होंगे, जो उस तरह मैंने सारी जिंदगी गुजारी है। तो ये चीज़ें दोनों जो शामिल हुई हैं, एक तो नेचर के साथ, दरख्तों, पेड़ों, आसमान, मौसम, वो चीज़ें शामिल थी मेरे नेचर अंदर, मेरी साइकी में, और दूसरा बाद में मेरे शादी न करने की वजह से मुझ पे कोई पाबंदी नहीं थी। जी जी। तो वो संबंध था, तो इसलिए मैं समझता हूँ रोमांटिसिज्म जो था, फिर रोमांस को मानी देना, सिर्फ ये नहीं है कि आप लड़का लड़की को देख रहे हैं, गाने गा रहे हैं, उसको, रिश्ते को एक मानी देना, वो बाद में मैंने साइकोलॉजी बहुत पढ़ी, मैंने फेमिनिज्म पढ़ा, मैंने मार्क्सिज्म पढ़ा, तो मैं जो बातें कहता हूँ रोमांस के बारे में, उसमें सोशल एलिमेंट बाद में मैंने शामिल किया।
जी जी। और इसको हथियार बनाकर मैंने सारी फिल्मों में, चाहे वो बाजार हो चाहे वो कभी कभी हो, सही। तो उसका मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ। तो ये सारी जो आपकी ज़हनियत है, इसको बनाने में कहीं ना कहीं आपकी गांव का योगदान बहुत ज़्यादा रहा बहुत है। ज्यादा। तो क्यों ना इस प्रोग्राम का, इस बातचीत का जो पहला गाना है वो गांव को समर्पित किया जाए। और गाने की बजाय मुझे लगता है कि एक गीत है जो राजेंद्र नीना मेहता ने गाया था, जिसके बोल हैं कि एक प्यारा सा गांव जिसमें पीपल की छाँव, छोड़कर गांव को हम, उस घनी छाँव को हम, शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं। हाँ, वाह। इसको सुनते हैं। हाँ जी। प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव, एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव, छाँव में आशियाँ था, एक छोटा मकान था, छोड़ कर गाँव को हम, उस घनी छाँव को हम, छोड़ कर गाँव को, उस घनी छाँव को, शहर के हो गए, भीड़ में खो गए हैं। एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव, एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव, छाँव में आशियाँ था, एक छोटा मकान था, छोड़ कर गाँव को, उस घनी छाँव को, शहर के हो गए, भीड़ में खो गए। एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव। वो नदी का किनारा जिस पे बचपन गुजारा, वो लड़कपन दीवाना, रोज पनघट पे जाना, वो लड़कपन दीवाना, रोज पनघट पे जाना, फिर जब आई जवानी, बन गए हम कहानी, छोड़ कर गाँव को, उस घनी छाँव को, शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं। एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव।
चेहरा, देश फिर देश ठहरा, हादसों की ये बस्ती, कोई मेला न मस्ती, हादसों की ये बस्ती, कोई मेला न मस्ती, क्या यहाँ जिंदगी है, हर कोई अजनबी है, छोड़कर गाँव को, उस घनी छाँव को, शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं, एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव, एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छाँव, छाँव में आशियाँ था, एक छोटा मकान था, छोड़कर गाँव को, उस घनी छाँव को, शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं, भीड़ में खो। सागर साहब, आपने गांव को याद किया, अब जरा रिश्तों को याद कीजिए कि किस तरह के गांव में रिश्ते हुआ करते थे और शहरों में जो बदमाशियां हैं, जो चालाकियां हैं, वो नहीं थी। दूसरी चीज ये है कि अपने परिवार के बारे में बताइएगा कि बचपन में आपके फैमिली का हिस्सा कौन कौन लोग थे। मैं ज़रा सा, ये आपने गीत का भी नाम लिया है, तो उन दिनों में जब हम छोटे थे, चौथी जमात में पढ़ते थे, फिर पांचवी में जब पहुंचे, तो हमारे एक टीचर होते थे वो सैटरडे को घर चले जाते थे, तो मंडे को आते थे। उसमें मैंने एक प्ले भी लिखा है। तो वो जो है पैदल चल के आते थे, वो घर से कहीं 4-5 बजे सुबह निकलते थे और गांव में हमारे यहाँ क्लास में पहुंचते हुए तो वो वहां पहुंचते थे फिर। लेकिन जब क्लास में आते तो 8-9 बजे जब पहुंचते थे तो पसीना पसीना कम से कम 16 मील 20 मील के करीब वो पैदल चल के आते थे। ओहो हो, 20 मील यानी करीब 32 किलोमीटर। तकरीबन हर आदमी पैदल चलता था जी। लेकिन उसमें जो खूबसूरती थी कि उसमें हिंदू मुस्लिम जो उनके स्टूडेंट्स थे और मुस्लिम स्टूडेंट थे वो हिंदू थे, संत राम नाम था उनका, और 95% जो वहाँ बच्चे होते थे वो मुसलमान होते थे। सुबह सरहद था, हिंदुओं की मकदार मत, और सब वो कुर्सी पे बैठते थे। मैं कभी भी नहीं भूल सकता कि वो सब उनके पाँव दाबते थे। क्या बात, हाथ दाबते थे, क्या बात, पीछे दाबते थे, और इतना जी खुश होता था, इतना भाईचारा, इतनी खूबसूरती, इतने वो रिश्ते, ये जो रिश्ता था मैं उस टीचर को मैं कभी नहीं भूल सकता। और वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, इसलिए मेरा लगाव अंग्रेजी में भी बेहतर रहा, ज्यादा रहा, क्योंकि हमारे टीचर बहुत अच्छे थे और उनकी शख्सियत भी मुझे याद है। फिर मैंने जब आगे चल के मैं प्ले राइट बना तो उनके बारे में मैंने एक प्ले लिखा मसीहा के नाम से। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात जो उसी गांव में जो शामिल हुई है मेरी जिंदगी में वो ये था कि हमारे पड़ोस में एक साहब थे जो गाने का शौक था और गाने सुनने का शौक था। उनकी आवाज बहुत अच्छी नहीं थी पर गाते थे वो। तो सबसे ज्यादा वो सैगल के गाने जो हैं वो बजाते थे। क्या बात है। और उनकी बैठक और हमारी बैठक बीच में एक गली जाती थी बट लेकिन वो रिकॉर्ड वहां लगता था तो वही रिकॉर्ड जो है वो हमको भी सुनाई देता था। तो इसलिए जो मेरी पहली शुरुआत जो म्यूजिक से मेरा ताल्लुक हुआ है वो सैगल साहब से हुआ है। क्या बात है। कौन कौन और मैंने सारी उनके सारे गाने जो हैं शुरू में सारे रिकॉर्ड मैंने सुने हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब ये पार्टीशन होने से पहले मैं एक जगह थी, छावनी थी एबटाबाद, वहाँ गाँव छोड़ के हमको आना पड़ा। तो मैं ऐसे ही चल रहा था तो शाहजहां पिक्चर लगी हुई थी, वो पिक्चर भी मैंने देखी। उसमें वो सैगल साहब काम कर रहे थे। बिल्कुल। वो फिल्म भी मैंने देखी, जब दिल ही टूट गया वगैरह है। तो किसी ने, मैं ऐसे वॉक कर रहा था तो किसी ने कहा कि सैगल की डेथ हो गई है। ओह। मैं आपको बता नहीं सकता, ये वाक़या है मेरी जिंदगी का जो मुझे आज भी याद है कि मैं कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा
कि जहाँ कोई मुझे देखे नहीं। बच्चा था मैं, 8वीं पास की थी या पास कर रहा था। और जब अकेली जगह मिली तो बहुत रोया मैं। ओहो। उनको खोने के बाद वो वाक़या भी याद है, सैगल साहब के सारे गाने याद हैं, और उनकी ज़िंदगी का अभी भी कई गाने जो हैं वो मुझे याद हैं। और आदमी उदास मौसम में, वक्त में वो सहारा देते हैं सैगल को, जो मैं खुद तो नहीं जानता कुछ, मतलब गा नहीं सकता, लेकिन मुझे उनकी वो याद, उनकी जो फिल्म शाहजहां, उनके गाने, पहले गाने, बाद के गाने, जो मेरी ज़िंदगी में बहुत शामिल रहे हैं हमेशा। ये मेरे गांव की याद है। क्या बात है। तो सैगल साहब को सुना जाए शाहजहां फिल्म का गाना, जिसका आपने जिक्र किया, जब दिल ही टूट गया। जी। मजरूर सुल्तानपुरी, नौशाद। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें, मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें। हर साथी छूट गया, हर साथी छूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने लेखक और निर्देशक सागर सरहदी। सागर साहब, आपके बचपन से गुजरते हुए बड़े अच्छे से नज़ारे कुछ कुछ सुनने को मिले हैं आपकी बातों से, कि एक छोटा सा गांव जिसमें दरिया और छोटे छोटे घर, पैदल चलकर आने वाले टीचर और उनकी इज्जत करते हुए, उनको आराम देने के लिए उनके पैर दबाते हुए बच्चे, सैगल की आवाज़। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज की ज़िंदगी में शामिल नहीं होती। मेरे पिछले सवाल का एक दूसरा हिस्सा है जो रह गया, वो आपके परिवार से ताल्लुक़ रखता है कि आपके
परिवार में आपके बचपन में कौन-कौन शामिल थे? कितने भाई-बहन थे? पिता की कैसी शख्सियत थी? माँ की कैसी शख्सियत थी? हमारा जो परिवार था, मेरी माँ की डेथ बहुत छोटा था, मैं 5-1 साल का, शायद 4-5 साल का था, लेकिन उनकी शक्ल मुझे याद है। मेरे अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट है जो इमेजेस भूलते नहीं है वो। तो मैं खड़ा था तो वो उनको शायद टीबी हुआ था और उस वक्त उसका कोई इलाज नहीं था जी। और गांव में ख़ास तौर पर। लेकिन मुझे वो मेरी तरफ देख रही थी और ऐसे देख रही हैं कि इस बच्चे का आगे क्या होगा। ओहो, आप वो मैं ये अब बात तक बाद में वो समझ नज़र, गया। उनका फेस, उनका देखना और मेरी हेल्पलेसनेस में बहुत छोटा सा मैं रिएक्ट नहीं कर पाया, वो मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। उनका ममता का न मिलना बाद में, ये हमेशा मेरी वो एक प्यार जो मेरा हिस्सा था, जो मुझे मिलना चाहिए था, सारी उम्र मिलना चाहिए था, वो मैंने खो दिया। सागर साहब, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है एक बच्चे को, जबकि बहुत ही बचपन में उसकी माँ उसके साथ नहीं रहती। जिंदगी भर किस किस मोड़ पर आपको अपनी माँ बहुत बहुत याद आई? ये तो एहसास मतलब है आपको बार बार आता है, बार बार आप वो इमेज देखते हैं, बार बार रोते हैं, बार बार वो तमन्ना करते हैं और वो सारी जो अपरूटनेस का जो फीलिंग है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, आपके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। और प्रोबेबली वही होता है कि जो आप अपने आगे चलकर अपनी दोस्त से चाहता है, अपने बिलवड से चाहता है, बहुत सही बात वो है। जो सहारा होता है और सेंस ऑफ बिलोंगिंग ढूंढता है और इमोशनल अटैचमेंट ढूंढता है। और चूंकि आपने बचपन में वो खोया है और जिंदगी भर पाने की कोशिश करते रहते हैं और वो कभी उस तरह का तो जाहिर है वो पूरा तो होता नहीं है एहसास, अधूरा, आधा, थोड़ा ज्यादा। और दूसरी बात ये थी कि उसी में मेरे जो बड़े भाई थे वो नौकरी करते थे, पढ़ाते थे वहाँ, जो अभी बाद में बॉम्बे में भी आए थे। तो वो घर में कम रहते थे, नौकरी पे छुट्टियों में आते थे या हफ्ते में 1 दिन आते थे। और मेरी भाभी थी, तो भाभी, मेरी उम्र के बारे में भी हमें ज़्यादा पता नहीं है, तो भाभी कहती थी जब मेरी शादी हुई थी तो तुम 5 साल के थे। अब लेकिन डेट वगैरह हमें बिल्कुल कुछ वो पता नहीं है। जी जी। तो उससे रिश्ता से। और उन्हीं दिनों में मेरा एक भाई था, बाद में उसकी भी डेथ हो गई और वो भी टीबी से मरे, जो मुझसे थोड़े बड़े थे। और उनके बारे में मैं जो बाद में कभी कभी सोचता हूँ और एनालाइज करता हूँ अपने आप को, मेरा थिएटर से जुड़ाव कैसे हुआ। जी जी। तो वो अभिमन्यु का रोल करते थे वो वहाँ जब ये महाभारत या रामायण के जो मंडवा लगा के शोज होते थे गांव में, रामलीलाएं, तो माइक वगैरह नहीं होते थे वहाँ, तो आप अपनी आवाज़ से वो पूरा जोर दे के, तो वो अभिमन्यु का रोल करते थे वो। और वो कहीं मेरे अंदर रह गया था। क्या बात। तो बाद में उनकी डेथ हो गई, तो हम लोगों ने, बच्चों ने मिल के कोई प्ले ढूंढा। मतलब थिएटर की शुरुआत कैसी हुई मैं बता रहा हूँ आपको जी। तो वो जब हमने प्ले की रेसल वगैरह का वो किया, तो शो हुआ, तो मैं एक लफ्ज नहीं बोल पाया और प्ले जाहिर है हूट हुआ। दूसरे दिन अभी ये प्ले हूट हुआ, प्ले ठीक से नहीं हुआ, मेरी आवाज पहुंची नहीं, आवाज जो है घबरा गया, पता नहीं क्या हुआ, स्टेज फ्राइट हुआ और छोटा सा था। जी जी। तो दूसरे दिन लोगों ने पूछा कि कल तो तुम बोले नहीं, तो मैंने साफ इनकार कर दिया, मैं तो था ही नहीं उस प्ले में, और कोई और था वो जो चुप था। मुझे क्या पता किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बात पूरे का पूरा वाकया जो था बाद में मेरी जिंदगी का हिस्सा बना, कि क्योंकि मैं स्टेज के पे अभी तक जाता ही नहीं हूँ डर के मारे। अच्छा। मैं अभी थोड़ा बहुत ये अनाउंसमेंट के लिए यहाँ वहाँ बोलने लगा हूँ, वो भी अभी लेकिन मैं थिएटर फ्राइट है मुझे, मैं नहीं जाता हूँ। और दूसरा ये है कि थिएटर से जुड़ाव इतना गहरा हो गया कि मैं प्रोफेशनल प्ले राइट बन गया। बिल्कुल। कि मैं एक्टर तो नहीं बन सका, क्योंकि एक्टर को स्टेज पे जाना पड़ता है, तो स्टेज पे मैं जा ही नहीं सका, बचपन से लेके आज तक वो फ्राइट है। लेकिन मैं प्ले राइट जो है, जब फर्स्ट ईयर में मैं पहुंचा तो मैं लिखने लगा और सीखने के लिए ड्रामे खुद प्रोड्यूस करता था। 40 रुपए महीना कमाता था तो 100 रुपए खर्च करता था और प्ले सारे फ्लॉप होते थे। अच्छा। ये मेरी जिंदगी का दूसरा हिस्सा है। दुनिया के किसी प्ले राइट के इतने प्ले फ्लॉप नहीं हुए जितने मेरे हुए, लेकिन काम जारी रहा। काम जारी था। तो एक बार कैफी साहब ने कहा कि तुम प्रोड्यूस मत किया करो,
तुम ये प्ले लिख के हमें दिया करो, हम करेंगे, इप्टा में करेंगे। मैं कहा साहब वो बात ये है कि मुझे लिखना नहीं आता, जब लिखना आएगा तब जाके ये प्ले लोग सुनेंगे। और बाद में यही हुआ, मैं मशहूर हुआ। मेरे ड्रामे, मैं बेसिकली प्ले राइट हूँ। मेरा जो प्रोफेशन जो मैं चुनना चाहता था वो ड्रामा था। और ये बदकिस्मती है चूँकि मैं उर्दू में लिखता हूँ, बचपन में मेरी तालीम उर्दू में हुई है, तो उसी भाषा में अभी भी लिखता हूँ। और उसमें इनकम जो है मेरी, कभी भी उर्दू प्ले राइटिंग लिखते हुए मेरी इनकम 50 रुपये महीना से ज़्यादा नहीं हुई थी। तो घर वाले बेचारे परेशान होते थे। इस वजह से मैं सिनेमा की तरफ मेरा ध्यान जो है वो गया कि रोटी रोजी के लिए कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। सागर साहब, आपने अपने भाइयों के बारे में बताया, अपनी माँ के बारे में बताया, अपने पिता का जिक्र कीजिए, उनके बारे में कुछ बताइए। उनके बाद साथ भी एक बड़ी मजेदार सी याद जुड़ी हुई है। वो ठेकेदार थे, बहुत जाबिर, बहुत लंबे चौड़े किस्म के नाम थे। ठेकेदार थान सिंह तलवार नाम था उनका। तो बारोब थे। अच्छा, और हिसाब किताब मांगना करना, ये करना, सब डरते भी थे उनके सामने। ये मेरी भाभी बेचारी बहुत डरती थी। अच्छा, और आपको हैरानी होगी कि वहाँ ले दे के एक टांगा रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो टांगे में नहीं आते थे वो। तो वो गर्मी हो सर्दी हो तो सर पे गठरी रख के, इतने बड़े आदमी, पैसे वाले आदमी, वो दूसरे गांव से अपने गांव तक पैदल चल के आते थे। और पैदल चल के आते थे। गर्मियों में ऐसा ये हाल होता था कि वो ज़मीन पे लेट जाते थे और मेरी भाभी उनके जो तलवे थे पाँव के वो मलती थी, आग निकलती थी। तो एक तरफ उनका बहुत दबदबा था और मैं छोटा था, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में मैं दुकान पे भी बैठता था। उस तरह का लिहाज व्याज म्यूचुअल ठीक ही था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो जब गर्मियों में खाना खाते थे तो छत पे बैठ के खाते, लेकिन नीचे गर्मी होती थी और वहाँ पंखा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह किस्म की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मेरी भाभी नीचे किचन में रोटी पकाती थी, गरम गरम एक चपाती मुझे देती थी, जो मैं सीढ़ियाँ पर चढ़ के भाग के मैं उनको सर्व करता था। क्या बात। तो मैंने एक चपाती, दूसरी चपाती, और अच्छे सेहतमंद थे वो। तीसरी चपाती जब भाभी ने बोला लेके चलो, बोले, मैंने कहा मैं नहीं जाता। ये एलिमेंट मेरे अंदर बहुत अजीब है। मतलब मेरे साथ, जैसे मैंने पहले बोला, मेरी साइकी नेचर के साथ कुछ जुड़ी हुई है। दूसरी में ये है कि मैं पता नहीं किसी को क्या कर जाऊं। यानी मैं मार्क्सिस्ट हूँ, खुदा को नहीं मानता, मैं किसी बड़ी अथॉरिटी को नहीं मानता, मेरे पाँव पे कोई भी स्टार किस्म का कोई मेरे लिए पैदा ही नहीं हुआ। मुझे नमस्ते करना नहीं आता है, मुझे विश करना नहीं आता है। और जब मैंने बोला कि मैं चपाती नहीं लेके जाता तो उन्हें बेचारी बहुत घबरा गई। वो तो अब क्या हो गया? क्योंकि मेरे बड़े भाई बहुत डरते थे उनसे। मेरी भाभी तो एकदम कांपती थी, बोले वो डांटेंगे, परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा मैं नहीं जाता। तो एक आवाज आई, सागर। पूरे गांव में गूंजी आवाज, और मैंने कहा हाँ, उसी तरह जवाब दिया और भाग गया। यानी वो चपाती मैंने उनको नहीं दी, जो नहीं दी उनको मैं। हाँ। तो ये एलिमेंट जो बचपन में था वो मैंने डेवलप किया, क्योंकि मैंने बाद में नफ्सियात और साइकोलॉजी बहुत पढ़ी है, मार्क्सिज्म पढ़ा है। तो ये जो बगावत का जज्बा है, ये जो अभी भी मेरे पास है। मैं इंडस्ट्री में पहले आने से डरता था, यानी मुझे जब भी बड़े डायरेक्टर ने बुलाया लिखने के लिए मैं नहीं गया। क्योंकि मुझे मालूम झगड़ा हो जाएगा। अच्छा। मुझे राज कपूर साहब का मैसेज आया था, किसी ने कहा कि मैं अच्छा लिखता हूँ, तो मैं नहीं गया मिलने के लिए। देवानंद साहब ने एक मर्तबा, यहाँ कहीं बैठे हुए थे हम लोग, मार्क जुबैर के घर पे, मार्क जुबैर का बर्थडे था, तो उन्होंने कोई कहानी सुनाई हमको और मुझे कहा कि सागर साहब लिखेंगे। मैं मिलने में ही नहीं गया। और इसी तरह मतलब है, मुझे मालूम है कि आप कुछ कहेंगे और मैं कहीं जवाब दे दूंगा, क्योंकि मैं जो लिखता हूँ वो जो आदमी उसको पसंद करता है मैं उसी के लिए लिखता हूँ, वरना नहीं लिखता मैं। बहुत सही है। सागर साहब, यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनती है, बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गाना यहाँ पर सुनवाया जाए, फिर आगे की बातचीत की जाएगी। साइकिल के बाद साहब एक आवाज़ जो मैंने बचपन में सुनी वो नूर जहाँ की थी। बहुत कायल था, बहुत मानता था, और उनकी बाद में फिल्में भी देखी। अनमोल घड़ी फिल्म मैंने देखी, क्या बात। उनकी, फिर और भी फिल्में देखी।
बाद में यहाँ आकर भी बहुत गाने सुने मैंने, चांदनी रातें वाह। और ये वगैरह उनके गाने, जो मेरे अंदर जो बेसिक जो म्यूज़िक की समझ या एहसास जो है वो सैगल और नूरजहाँ, क्या बात। ये दोनों को बुनियादी तौर पर मैंने। और जब मैं मैट्रिक वगैरह कर रहा था, दिल्ली में पहुंच गया था रिफ्यूजी हो के, तो उन दिनों में जगमोहन के गाने जो रेडियो पे गाते थे, तो हमारे क्लास फेलो थे, तो वो उनके गाने ही गाता था। क्या बात। तो वो गाने मैंने जगमोहन के सारे गाने सुने उनके साथ। वाह वाह। तो ये जो मेरे बचपन का जो हिस्सा था मैट्रिक तक, जिनमें सैगल, नूरजहाँ, जगमोहन, इनको मैंने बहुत सुना है। तो और चलिए पहले बसाया। ये नूरजहाँ का गाना सुनते हैं। आवाज दे कहाँ है। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, ऐसे में तू कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही, गिरा है मेरी नींदें तारों से ले गवाही, बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है, बर्बाद मैं यहाँ हूँ आबाद तू कहाँ है, बेदर्द आसमां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है। सागर साहब, ये तो बचपन की बातें हो गईं। आपने बताया कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे बदलाव लेकर आने वाला लम्हा था। आप तो बच्चे थे, किस तरह से आपको खबर मिली और क्या था वो मंजर जबकि बंटवारा हुआ था? उन दिनों में 47 का दौर था और हमारे यहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान साहिब जी, जो सरहदी गांधी मशहूर थे, ये मीटिंग्स वगैरह शुरू हो गई थी। वहाँ की पार्टी एरार पार्टी एक थी, ये कांग्रेस पार्टी थी, मुस्लिम लीग भी थोड़े थोड़े थे। तो वो नारे लगाना, मीटिंग्स करना, ये माहौल जो था, मेरी उम्र उस वक्त मेरा ख्याल है कितनी 8वीं जमात पढ़ रहा था, 12-14 साल की होगी उस वक्त।
तो वो एक ऐसा दौर, ऐसा बदलने वाला, ऐसे शोर शराबे में, और गांव में हम लोग थे तो लोगों ने धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया, उजाड़ हो गया हमारा गांव, हिंदू छोड़ के चले गए। और थोड़ा सा कुछ लोग जो थे छावनी में आके रुके, जहां अंग्रेज वगैरह मौजूद थे, ये थे। भी मुझे याद है कि जब सारे हिंदू गांव छोड़ के चले गए थे तो कुछ घर रह गए थे, उसमें मेरे वालिद भी थे, पिताजी भी थे। तो हम लोग एक ये जो पुलिस स्टेशन होता है उसके करीब ही, मंदिर के करीब, गुरुद्वारे के करीब एक बड़ा सा घर था। तो सब लोग एक साथ वहां जाके रहते थे क्योंकि गांव में सन्नाटा छा गया था। लेकिन लोग यही था, भाग रहे थे कि लोग, मेरी समझ पॉलिटिकल तो समझ नहीं थी, लेकिन अपरूटिंग का एहसास ये था, एक डर, एक खौफ, भागना है, पाकिस्तान बनने वाला है या बन चुका है। ऊपर से वो दिन थे 47 के पहले बाद में। और जब शहर में आया तो हम लोग आए, हैदराबाद में आए, तो वहाँ एक अंग्रेज थे, हुक्मरान थे, जो इंचार्ज होंगे भी ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मेरे भाई को बहुत चाहते थे। मेरे भाई, बड़े भाई जो थे, नौकरी करते थे। तो उनको कहीं अंग्रेज ने उनको बोला कि भाग के जाओ, कि यहाँ ये कत्ल गारत शुरू हो चुकी है और तुम सेफ नहीं हो। तो हमको इमीडिएटली एक आध दिन के अंदर जो सामान जो समेटा वगैरह, अच्छा बुरा जो भी था, ट्रक में डाला, और हम लोग यहाँ से कश्मीर के रास्ते से, मुजफ्फराबाद सरहद बनती थी, वहाँ से आकर ट्रक में बैठकर और श्रीनगर पहुँच गए। पूरा परिवार, भाई भाई सब? जी। उसमें मेरी भाभी, बड़े भाई, उनके बच्चे, तो वालिद थे, और बाद में उनकी भी डेथ हो गई थी यहाँ बॉम्बे में आकर। ये चीजें जो मैं भूलता नहीं, विजुअल याद है मुझे, लेकिन इम्प्लीकेशन नहीं याद मुझे, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। कश्मीर के आने के बाद क्या हुआ? कश्मीर के बाद बस वो फिर बाद में ये पता चला कि वहाँ से कबायलियों ने हमला कर दिया है, तो वहाँ भी महफूज नहीं थे हम लोग, तो वहाँ से भी हटना पड़ गया। वहाँ से भी फिर तो यहाँ से इंडियन प्लेस जब गए और हिंदुस्तानी फौजें वहाँ से आ रही हैं, तो हिंदुस्तानी फौजें जब वहाँ पहुँच गई थी, जो खाली प्लेन्स वापस आते थे दूसरे फौजियों को लेने के लिए, उसमें रिफ्यूजियों को भर के तो दिल्ली में लाया जाता था। तो उस तरह हम जैसे माल गोदाम को ऐसे ठसाठस भर के आदमी लेके जाता है, ऐसे रिफ्यूजीज को वहाँ हवाई जहाज़ों में बंद करके दिल्ली लाए। दिल्ली में किंग्सवे कैंप में वहाँ रिफ्यूजियों को रखा गया, और उस तरह मतलब समझो कि एक फकीरी का आलम था, एक घर बार छीन गया, पैसा दौलत छीन गई, कुछ नहीं रहा, और एक नई जगह आ गए अपनी जान बचाने के लिए। और फिर कुछ रोज़ हम लोग दिल्ली में रहे। फिर मैंने दिल्ली में 9वीं 10वीं 11वीं हायर सेकेंडरी मैंने दिल्ली में पास की। तो लेकिन ये वो हालात ऐसे थे कि लोग भाग के आ रहे हैं, और ये खबरें, फिर दिल्ली में आए तो न्यूज़पेपर वगैरह भी मिलने लग गए। ये सब ये हुआ कि वहाँ मारकाट हो रही है, नवाखाली में मारकाट हो रही है, सुबह सरहद में मारकाट हो रही है, ट्रेनें आ रही हैं। बहुत बुरे दिन थे जो हमने खबरें सुनी हैं। हिंदू मुस्लिम को अलग करने का प्रोसेस भी जो था वो वहीं से शुरू हुआ था। जी जी। कि जहाँ हम रहते थे सारे मुसलमान थे, हम 5% हिंदू थे, मज़े से रहते थे, कभी हमारे जहन में कभी कोई ख्याल नहीं आता था। और पठान थे, शानदार लोग थे, पश्तो बोलते थे, हम भी थोड़ी समझते थे, बोलते भी थे थोड़ा। पूरे इलाके में आना जाना फर्स्ट क्लास था, कभी ये नहीं हुआ कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है। जी। लेकिन ये पार्टीशन के बाद जो हुआ वो एक दरार किस्म की हर आदमी में पैदा हुई। दिल्ली से मुंबई किस तरह से आना हुआ? फिर ये हुआ कि हायर सेकेंडरी मैंने, एक बात और, ये जो 2-3 साल जो गुजरे अपरूटिंग के, उजाड़ जैसे हुआ हमारा, तो 9वीं 10वीं 11वीं कहाँ मैं गांव में पढ़ता था, कहाँ अभी मैं वहाँ दरियागंज में कोई स्कूल था, DAV स्कूल में पढ़ता था। मैं स्टूडेंट कभी भी अच्छा नहीं रहा था। हाँ, मैं मुश्किल से मैट्रिक पास करता था, तो सबसे बिलो एवरेज किस्म का। वो साइकिल से पहले पैदल भी जाते थे, फिर साइकिल पे जाते थे। 9वीं 10वीं 11वीं के बाद तो मेरे बड़े भाई जो थे बॉम्बे में आ गए थे, क्योंकि वहाँ काम काज कुछ नहीं था। और घर में काम काज क्या हो रहा था दिल्ली में, जब आप तो अपने गांव छोड़ के आ चुके थे? तो वो हमारे यहाँ पहले हम लोगों ने एक छोटा सा घर वहाँ
मोरी गेट में कोई मुसलमान लोग जो भाग के उधर इधर आ गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, तो छोटा सा घर हमको किराए ने खरीदा था, शायद बहुत छोटा सा घर था। कुछ दिन रहे लेकिन काम नहीं था तो काम की तलाश में पता नहीं क्या हुआ कि मेरे बड़े भाई जो थे वो बॉम्बे में आ गए थे। और यहाँ ये पंजाबी कैंप जो रिफ्यूजी कैंप है जहाँ मैं अभी भी रहता हूँ, थोड़ा ऊपर सरदार नगर में, तो नीचे पंजाबी कैंप था। तो मेरे भाई यहाँ आके नौकरी करते थे। फिर हम लोग बाद में फिर शामिल हुए उसमें। फिर मैंने खालसा कॉलेज में फर्स्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया। इस तरह से पूरा परिवार आपका मुंबई आ गया? अभी हाँ, पूरा परिवार फिर यहीं आ गया था जी। हाँ, पूरा बॉम्बे में आ गया था। और फिर हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाए। मेरे जो वालिद थे वो जैसे बहुत बड़े ठेकेदार, एक बड़े शानदार से आदमी और पुराने ख्यालात के, अचानक उनको भी उखाड़ कि जैसे दरख्त को, पुराने दरख्त को उजाड़ के आप उखाड़ के कहीं भी लगाएंगे वो नहीं लगेगा वो जी। तो उनकी डेथ हो गई। फिर मेरे भाई बेचारे कपड़े की गांधी मार्केट और इस तरह काम करते थे, सारा हमको पालते थे। और इस बेचैनी की वजह से ये जो अपरूटिंग हुई है, गांव से श्रीनगर, श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से पढ़ाई लिखाई, नई जुबान, वहाँ मैंने उर्दू पढ़ी थी या हिंदी पढ़ना, यहाँ हिंदी में पढ़ना शुरू किया। तो कहीं भी कोई ठिकाना वकाना, तो इमोशनल जो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर कुछ बहुत सी बेचैनी, यानी एक वाक़या मुझे याद है, मन अनहैप्पीनेस थी कि एक दिन में था कि मैं दिल्ली में जब था तो गर्मियों के दिन थे और मैं पैदल चल के कहीं कश्मीरी गेट के ऊपर कहीं लोनली सी जगह जहाँ तन्हाई थी वहाँ पहुँच गया। और पहुँच के बेचैनी थी तो रोने लगा मैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्योंकि मैं क्यों रोने लगा, कोई वजह नहीं थी, पार्टीशन हो चुका था। अब जब एनालाइज करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर का कुछ जो बेचैनी थी उसको कोई एक्सप्रेशन चाहिए था कि मैं कुछ कहना चाहता, जैसे शायर बनता, और ऐसे मैं राइटर बन गया। तो मैंने स्क्रिबलिंग शुरू कर दी, थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। और बॉम्बे में आकर फिर एक मर्तबा गुलजार साहब थे, हमारे साथ पढ़ते थे, मुझसे एक सीनियर थे। क्या बात है? तो हाँ, उनका बातचीत पर वो ये था कि वो बात बात पर गालिब के शेर सुनाते थे या मीर के शेर सुनाते थे, गुलजार। मुझे लगता था कि ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और मुझे कुछ नहीं आता है। तो ये एहसास कि मुझे कुछ नहीं आता है और मैं राइटर बनना चाहता हूँ, तब से मैंने पढ़ना शुरू किया। और मेरी आदत अब भी, सुबह 4 बजे उठता हूँ मैं, 10-11 बजे तक 6-7 घंटे मेरी रीडिंग होती है। क्या बात है। हाँ, तो ये एक आदत मेरी। तो फिर मैं शुरू में कहानियाँ लिखने लगा, शॉर्ट स्टोरीज लिखने लगा, छपती भी थी, लेकिन उर्दू में लिखता था, लिखता उर्दू में था। रेडियो स्टेशन पे मेरी कई कहानियाँ नश्र होती थी और मुझे याद है उन दिनों में 25 रुपए या 35 रुपए मिलते थे। जी जी जी, बहुत ज्यादा होते थे उस बहुत वक्त के ज्यादा लिए। होते थे लेकिन वो जिंदा रहने के लिए काफी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सागर साहब, आगे बात करेंगे। यहाँ मुंबई तक आने की आपकी कहानी हुई और अब एक गाने की गुंजाइश है, एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, बताइए। ये उन दिनों में ना मेरा ख्याल है वो, चूंकि उदासी के दिन थे ना। जी जी। तो तलत महमूद का वो गाना कि ए दिल, ए मेरे दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो, ये मेरा बहुत फेवरेट गाना था। वाह। क्योंकि वो दिन वो थे, सारे भगदड़ के थे, परेशानी के थे और राइटर बनने का प्रोसेस था। तो उन दिनों में वो ये गाना मुझे बहुत, तलत जी का वो बहुत याद आता है, फिर याद आता है। वाह। जगह ले चल जहाँ कोई न हो, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, अपना बराया मेहरबाना, मेहरबान कोई न हो, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो।
और सो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, जाकर कहीं खो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई न हो, दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई न हो। उल्फत का बदला मिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया, उल्फत का बदला मिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया, चलना है सबसे दूर दूर अब कारवां कोई न हो, अपना पराया मेहरबाना मेहरबान कोई न हो, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल। फिर कुछ गाने जो हैं बाद में भी, जो जिनसे मेरा ताल्लुक नहीं था, लेकिन कुछ गाने मुझे हमेशा हांट करते हैं, जैसे साजिन की गलियां छोड़ चले, छोड़ चले।
उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेर रहे हैं जाने माने लेखक और निर्देशक सागर सरहदी। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तटवलकर। प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। तो सागर सरहदी की यादों के उजाले जारी रहेंगे, जरूर सुनिएगा। उजाले उनकी यादों के।